हेलो दोस्तों, तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है सीपीसी का सेक्शन 79। तो सेक्शन 79 सीपीसी के पार्ट 4 के अंतर्गत आता है, जिसमें दिया गया है सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस, विशिष्ट मामलों में वाद, यानी कि कोई विशेष मामले पर्टिकुलर केस है, उन्हीं के अंतर्गत जो वाद जो केस आते हैं वह पार्ट 4 में बताए गए हैं। सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद या अपनी पदीय हैसियत में लोक अधिकारी द्वारा या उसके विरुद्ध वाद, सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। तो अब हम सेक्शन 79 को बेयर एक्ट में पढ़ते हैं। सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद, सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट, सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद की दशा में। तो सरकार के द्वारा यानी कि सरकार के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति पर या भारत के नागरिक पर वाद यानी केस किया गया है, या उसके विरुद्ध यानी कि सरकार के विरुद्ध सरकार के खिलाफ वाद यानी केस किया गया है। तो ऐसी दशा में, ऐसी स्थिति में यथास्थिति वादी या प्रतिवादी के रूप में नामित किया जाने वाला प्राधिकारी, यानी कि ऐसी स्थिति में वादी या प्रतिवादी के रूप में, मतलब इसमें दोनों ही बातें बताई जा रही हैं। उन केसों के बारे में भी बताया जा रहा है जिसमें सरकार वादी है, और उनकी भी बात की जा रही है जिसमें सरकार प्रतिवादी है। तो इन दोनों स्थितियों में, एक केस में सरकार वादी है और किसी अन्य दूसरे केस में सरकार प्रतिवादी है, तो उन केसों में नामित किया जाने वाला प्राधिकारी यानी कि सरकार की तरफ से किस प्राधिकारी को नामित किया जाएगा। जैसे कि हम कोई भी केस का नाम पढ़ते हैं तो उसमें वादी का नाम होता है और प्रतिवादी का नाम होता है। तो यदि सरकार किसी व्यक्ति पर केस करती है या फिर कोई व्यक्ति सरकार पर केस करता है, तो ऐसे केसों में सरकार का क्या नाम लिखा जाएगा, और यदि सरकार की तरफ से कोई प्राधिकारी केस लड़ रहा है तो क्या उस प्राधिकारी का नाम लिखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि सरकार के द्वारा जो केस किए जाते हैं या फिर सरकार के विरुद्ध जो केस किए जाते हैं, उनमें सरकार का क्या नाम लिखा जाएगा। तो इसमें पहला पॉइंट बताया गया है केंद्रीय सरकार या उसके विरुद्ध वाद की दशा में, यानी कि केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारे पूरे देश का नेतृत्व करती है, उसके द्वारा किसी व्यक्ति पर वाद किया गया है या फिर कोई व्यक्ति उसके विरुद्ध वाद कर रहा है। तो ऐसी दशा में, ऐसी स्थिति में भारत संघ होगा, यानी कि केंद्रीय सरकार को भारत संघ नाम से लिखा जाएगा। केंद्रीय सरकार के द्वारा जो केस किया जाएगा या फिर केंद्रीय सरकार के विरुद्ध, केंद्रीय सरकार के खिलाफ कोई व्यक्ति केस करेगा, तो उसमें केंद्रीय सरकार का नाम भारत संघ लिखा जाएगा। इसके बाद दिया गया है पॉइंट नंबर ख, किसी राज्य सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद की दशा में, मतलब कोई राज्य सरकार के द्वारा केस किया जा रहा है या फिर कोई अन्य व्यक्ति राज्य सरकार के खिलाफ केस कर रहा है, तो ऐसी दशा में वह राज्य होगा, यानी कि उस राज्य का नाम होगा। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इम्पोर्टेंट केस के नामों से समझते हैं कि केस में सरकार का नाम कैसे लिखा जाता है। जैसे केस यदि केंद्र सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति पर किया गया है तो सरकार का नाम सबसे पहले आएगा और बनाम या वर्सेस करके उस व्यक्ति का नाम आएगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है भारत संघ बनाम नवीन जिंदल का मामला, जिसमें भारत संघ यानी सरकार ने नवीन जिंदल के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में केस दाखिल किया था। इसी प्रकार से यदि केंद्र सरकार के विरुद्ध, केंद्र सरकार के खिलाफ कोई व्यक्ति केस दाखिल करता है तो उसे लिखा जाएगा, सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम आएगा और वर्सेस या बनाम करके भारत संघ लिखा जाएगा। उदाहरण के रूप में मेनका गांधी बनाम भारत संघ, जिसमें मेनका गांधी के द्वारा भारत संघ यानी भारत सरकार पर केस दाखिल किया था, क्योंकि सरकार के द्वारा बिना कोई कारण बताए उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। तो इस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा या फिर उसके विरुद्ध जो केस दाखिल होते हैं उनमें केंद्र सरकार को भारत संघ नाम से लिखा जाता है। इसके बाद आता है पॉइंट ख, जिसमें हमने राज्य सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के विरुद्ध वाद की दशा में उस राज्य का नाम लिखा जाएगा।
नाम, जैसे मध्य प्रदेश राज्य बनाम बलदेव, इसमें मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा बलदेव पर केस दाखिल किया गया है। यानी जो केस दाखिल करता है उसका नाम पहले आता है और जिसके खिलाफ केस दाखिल किया जाता है उसका नाम बाद में या वर्सेस करके लिखा जाता है। और यदि राज्य सरकार के विरुद्ध राज्य सरकार के खिलाफ कोई व्यक्ति केस दाखिल करता है तो उस व्यक्ति का नाम पहले और वर्सेस या बनाम करके उस राज्य सरकार का नाम लिखा जाएगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का एक और महत्वपूर्ण केस है कामेश्वर सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें कामेश्वर सिंह के द्वारा स्टेट ऑफ बिहार यानी कि बिहार राज्य सरकार पर केस दाखिल किया गया था। तो इस प्रकार से हम सेक्शन 79 के द्वारा यह समझते हैं कि यदि सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति पर केस दाखिल किया जाता है या कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ केस दाखिल करता है तो उसमें सरकार का नाम किस प्रकार से लिखा जाता है। ये धारा बहुत ही इम्पोर्टेंट धारा है जो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करती है। सेक्शन 79 के साथ हमें सीपीसी का आदेश 27 पढ़ना चाहिए जो कि इसी टॉपिक से संबंधित है। तो अब हम ऑर्डर 27 आदेश 27 को बेयर एक्ट में पढ़ते हैं। सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध या अपनी पदीय हैसियत में लोक अधिकारी द्वारा या उसके विरुद्ध वाद। तो आज के लेक्चर में हम ऑर्डर 27 के केवल वही रूल पढ़ेंगे जो सेक्शन 79 से संबंधित हैं और जब हम आदेश 27 पर डिटेल में बात करेंगे तब हम उसके सारे नियमों को समझेंगे। तो आज हम केवल आदेश 27 के 4 नियमों पर बात करेंगे, रूल 1, रूल 2, रूल 3 और रूल 4 जो कि सेक्शन 79 से संबंधित हैं। तो पहले हम रूल 1 को बेयर एक्ट में पढ़ते हैं। सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद, सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो बेयर एक्ट में आगे लिखा है कि सरकार के द्वारा या उसके विरुद्ध किसी भी वाद में वाद पत्र या लिखित कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसे सरकार साधारण या विशेष आदेश के द्वारा इस निमित्त नियुक्त करे और किसी व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा जिसे सरकार इस प्रकार नियुक्त करे और जो मामलों के तथ्यों से परिचित है। तो सरकार के द्वारा जो केस किया जाता है या फिर जिस केस में सरकार अपना बचाव करती है यानी कि सरकार के खिलाफ केस दाखिल किया गया है और सरकार अपना बचाव कर रही है, तो ऐसी स्थिति में पहली बात, अगर सरकार किसी व्यक्ति पर केस करती है तो वह वाद पत्र न्यायालय में दाखिल करेगी। वाद पत्र होता है प्लेंट जिसके द्वारा कोई भी मामला दाखिल किया जाता है। या फिर यदि कोई अन्य व्यक्ति सरकार के खिलाफ केस करता है तो सरकार अपना जवाब दावा यानी कि लिखित कथन न्यायालय में पेश करेगी। तो इन दोनों स्थितियों में यदि सरकार वाद पत्र दाखिल कर रही है या फिर सरकार अपना बचाव करके लिखित कथन न्यायालय में पेश कर रही है तो ऐसी दोनों स्थितियों में वो वाद पत्र या लिखित कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। तो उस वाद पत्र या लिखित कथन को हस्ताक्षरित किया जाएगा और किसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा? ऐसे व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसे सरकार साधारण या विशेष आदेश के द्वारा इस निमित्त नियुक्त करती है। तो जब कभी भी न्यायालय में केस दाखिल किया जाता है तो वो किसी एक जीवित पर्सन के द्वारा ही दाखिल किया जाता है। जो व्यक्ति जिंदा है वही केस दाखिल कर सकता है। तो सरकार के मामले में केवल सरकार का नाम है, तो सरकार कोई व्यक्ति नहीं है कि आप एक व्यक्ति को सरकार कहते हैं, ऐसा नहीं होता। सरकार कई व्यक्तियों से मिलकर बनी हुई एक बॉडी होती है जो अपना कार्य करती है। तो ऐसी स्थिति में यदि सरकार के द्वारा या उसके विरुद्ध केस दाखिल किया जाता है तो सरकार अपने उन व्यक्तियों या उन अधिकारियों में से ही किसी एक व्यक्ति को अपॉइंट करती है, किसी एक व्यक्ति को नियुक्त करती है जो सरकार की तरफ से केस दाखिल करता है या सरकार के खिलाफ जो केस दाखिल किए जाते हैं उनमें बचाव करता है। तो उस अधिकारी के द्वारा ही प्लेंट और लिखित कथन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, वो हस्ताक्षरित होता है। और ऐसा वाद पत्र या लिखित कथन किसी व्यक्ति द्वारा सत्यापित भी किया जाएगा, यानी कि वह व्यक्ति उस वाद पत्र, प्लेंट या लिखित कथन, रिटन स्टेटमेंट को वेरीफाइड भी करेगा। तो ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति भी सरकार के द्वारा की जाएगी। और यह वह कौन सा व्यक्ति होगा? यह वह
व्यक्ति होगा जो उस मामले से पूरी तरीके से परिचित है, यानी कि वह उस मामले को अच्छे से जानता है कि सरकार के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति पर क्यों केस किया जा रहा है, या कोई अन्य व्यक्ति यदि सरकार पर केस करता है तो उसमें अपना बचाव किस प्रकार से किया जा सकता है। तो उस व्यक्ति के द्वारा उस वाद पत्र या लिखित कथन को हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा। इसके बाद आता है आदेश 27 का नियम 2, सरकार के लिए कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति, पर्सन्स ऑथोराइज्ड टू एक्ट फॉर गवर्नमेंट। बेयर एक्ट में लिखा है किसी भी न्यायिक कार्यवाही के बारे में सरकार के लिए कार्य करने के लिए पदेन या अन्यथा प्राधिकृत व्यक्ति मान्यता प्राप्त अभिकर्ता समझे जाएंगे। यानी कि कोई भी न्यायिक कार्यवाही में सरकार के लिए जो भी व्यक्ति कार्य करेगा, न्यायिक कार्यवाही क्या होती है कि कोई भी केस में, कोई भी मामले में जो भी व्यक्ति सरकार की तरफ से कार्य करेगा उसे उस व्यक्ति को पदेन या अन्यथा प्राधिकृत समझा जाएगा। यानी कि सरकार के द्वारा उसे नियुक्त किया गया है, पद दिया गया है, या उसे ऑथोराइज्ड किया गया है, अधिकृत किया गया है। तो ऐसा व्यक्ति क्या माना जाएगा? मान्यता प्राप्त अभिकर्ता माना जाएगा। यानी कि उस अभिकर्ता, उस एजेंट को मान्यता प्राप्त हो गई है कि अब वह सरकार की तरफ से केस लड़ सकता है या फिर किसी केस में सरकार का बचाव कर सकता है, और ऐसा व्यक्ति सरकार की ओर से इस संहिता के अधीन उपसंजात हो सकेंगे। और जो ऐसा मान्यता प्राप्त अभिकर्ता होता है वह न्यायालय में सरकार की तरफ से उपसंजात यानी उपस्थित हो सकेगा, और उपस्थित होने के साथ ही साथ वह मामले में जो भी आवश्यक कार्य है वह कर सकेगा और आवेदन भी कर सकेगा। तो इस तरीके से सरकार के द्वारा एक व्यक्ति को अधिकृत यानी ऑथोराइज्ड किया जाएगा। तो जो ऑथोराइज्ड प्लीडर या मान्यता प्राप्त अभिकर्ता होता है, इसकी नियुक्ति सरकार के द्वारा ही की जाती है। तो ऑथोराइज्ड प्लीडर या मान्यता प्राप्त अभिकर्ता कौन होता है? इसके लिए हमें संविधान का आर्टिकल 76 और 165 पढ़ना चाहिए। तो आर्टिकल 76 बात करता है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो जो भारत का महान्यायवादी होता है उसका कार्य क्या होता है? वह उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के विरुद्ध प्रस्ताव किए गए सभी मामलों में भारत सरकार की तरफ से उपस्थित होता है। तो जो भारत का महान्यायवादी होता है वह भारत सरकार के विरुद्ध जितने भी मामले प्रस्ताव किए जाते हैं उन सभी मामलों में भारत सरकार की तरफ से उपस्थित होता है। वह भारत सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालयों के समक्ष भी उपस्थित होता है। तो यह हुआ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार यानी केंद्र सरकार के विरुद्ध किए गए किसी भी मामले में उपस्थित होता है। इसी के साथ हमें आर्टिकल 165 में राज्य का महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट भी पढ़ने को मिलता है। और राज्य के महाधिवक्ता का कार्य भी यह होता है कि वह राज्य सरकार के खिलाफ दाखिल किए गए किसी भी मामले में राज्य सरकार की तरफ से उपस्थित हो सकता है। तो यह दोनों आर्टिकल यह समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि सरकार के खिलाफ जो केस दाखिल किए जाते हैं उनमें मान्यता प्राप्त अभिकर्ता ऑथोराइज्ड प्लीडर कौन होते हैं। तो ये दोनों आर्टिकल हमें यह बात स्पष्ट कर रहे हैं। इसके बाद आता है आदेश 27 का नियम 3, सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वादों में वाद पत्र, प्लेंट्स इन सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट। यानी कि सरकार के द्वारा या उसके खिलाफ जो वाद होते हैं, जो केस होते हैं, उनमें जो वाद पत्र दाखिल किया जाता है उसके विषय में बात कर रहा है नियम 3। बेयर एक्ट में लिखा है सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वादों में वाद पत्र में वादी या प्रतिवादी का नाम, वर्णन और निवास का स्थान अंतः स्थापित करने के बजाय वह समुचित नाम जो धारा 89 में उपबंधित है अंतः स्थापित करना पर्याप्त होगा। तो जो हम सेक्शन 79 पढ़ के आए वही बात यहाँ पर और स्पष्ट की गई है कि सरकार के द्वारा या उसके खिलाफ जो केस दाखिल किया जाता है उसमें जो सरकार का नाम होगा उसमें केवल वही नाम लिखा जाएगा जो सेक्शन 79 में बताया गया है। तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट क्यों की गई है? क्योंकि साधारण
रूप से जब हम कोई भी मामला देखते हैं तो उसमें वादी का नाम और अन्य वर्णन जो भी है, उसकी आयु या कुछ और उसके बारे में जानकारी और उसका निवास स्थान लिखा हुआ होता है। लेकिन भारत सरकार के द्वारा जो केस किया जाता है या भारत सरकार के खिलाफ कोई व्यक्ति केस करता है तो उसमें सरकार का समुचित नाम जो सेक्शन 79 में बताया गया है केवल वही लिखा जाएगा। तो ये बात हमें स्पष्ट करता है आदेश 27 का नियम 3 कि सरकार के विषय में कुछ भी अन्य जानकारी नहीं लिखी जाएगी, ना ही निवास स्थान लिखा जाएगा, ना ही अन्य कोई वर्णन लिखा जाएगा, केवल वही नाम लिखा जाएगा जो सेक्शन 79 में दिया गया है। इसके बाद आता है आदेश 27 का नियम 4, आदेशिका प्राप्त करने के लिए सरकार का अभिकर्ता, एजेंट फॉर गवर्नमेंट टू रिसीव प्रोसेस। बेयर एक्ट में लिखा है किसी भी न्यायालय में का सरकारी प्लीडर ऐसे न्यायालय द्वारा सरकार के विरुद्ध निकाली गई आदेशिकाएं लेने के प्रयोजन के लिए सरकार का अभिकर्ता होगा। तो किसी भी न्यायालय के द्वारा यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध कोई भी आदेशिका यानी ऑर्डर पास किया जाता है तो उस ऑर्डर को उस समय कौन रिसीव करेगा, कौन उसको प्राप्त करेगा, तो इस बारे में बता रहा है नियम 4 कि सरकार के विरुद्ध जो भी ऑर्डर निकाला जाएगा उसको लेने के लिए उस न्यायालय में जो सरकारी प्लीडर होगा यानी जो सरकारी वकील होगा वह उस आदेशिका को ले सकता है और इस संबंध में इसके लिए हम उसे सरकार का अभिकर्ता मानेंगे यानी कि गवर्नमेंट प्लीडर वह माना जाएगा। तो यहाँ पर जो सरकारी प्लीडर की बात कही जा रही है तो कई सारे ऐसे सरकारी अधिवक्ता होते हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट होते हैं जो सरकार के लिए कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से कई सारे सरकारी प्लीडर न्यायालय में उपस्थित होते हैं और न्यायालय के द्वारा यदि सरकार के विरुद्ध कोई आदेशिका ऑर्डर निकाली जाती है तो वह सरकार के खिलाफ निकाली गई उस आदेशिका को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह थे सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 27 के कुछ महत्वपूर्ण नियम जो कि सेक्शन 79 के साथ पढ़ना बहुत ही आवश्यक है ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो इस प्रकार से आज के लेक्चर में हमने समझा सेक्शन 79 और ऑर्डर 27, रूल 1, 2, 3 एंड 4। यदि आपको इसमें कोई डाउट है या फिर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता को और आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।